दुबे हिंदी ज्ञानाश्रम में आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। हिंदी साहित्य से संबद्ध जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन सब में यह साहित्य सामग्री अत्यंत उपयोगी है। तो आइए इस सत्र से जुड़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? गारसा द तासी ने। उत्तर सामने है। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? गारसा द तासी ने। चलिए दूसरा प्रश्न, गारसा द तासी ने किस भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? किस भाषा में लिखा? तो फ्रेंच में लिखा। समझ लें कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास दो भागों में हुआ। पहला भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ और यह फ्रेंच भाषा में हुआ। गारसा द तासी ने किस नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? किस नाम से लिखा? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। नाम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन आप याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। गारसा द तासी ने किस नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। यह हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसमें हिंदी और उर्दू के 738 कवियों का विवरण वर्णानुक्रम में दिया गया है, जिनमें 72 कवि हिंदी से संबंधित थे। 72 कवि 72। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है? तो शिव सिंह सरोज की बात होती है। ठीक है, शिव सिंह सरोज। थोड़ा यहां अलग ही अंडरलाइन हो गया, इसको करते हैं क्लियर। चलिए, हाँ, शिव सिंह सरोज। एक मिनट। हाँ जी, तो यह साहित्य है शिव सिंह सरोज। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। शिव सिंह सरोज। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने इसकी रचना की। करीब 1000 कवियों का जिक्र इसमें मिलता है और इसकी रचना 1883 ईस्वी में हुई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? किस नाम से लिखा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। देखिए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही काल विभाजन व नामकरण का प्रयास किया और यह साहित्य 1889 ईस्वी में लिखा गया, 1889 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिश्र बंधु विनोद किसकी रचना है? तो मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु की रचना है। देखिए, मिश्र बंधु मतलब 3 बंधु थे, 3 भाई थे। कौन कौन थे? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। और मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ। 1913 ईस्वी में 3 भाग प्रकाशित हुए
और 1934 में एक भाग का, मतलब चौथे भाग का। इस प्रकार मिश्र बंधु विनोद जो है वह 4 भागों में प्रकाशित हुआ। इस रचना में 5000 कवियों व लेखकों का परिचय मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने कवियों का परिचय है? अब देखिए, मिश्र बंधु विनोद में तो 5000 कवियों लेखकों का वर्णन है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसमें 1000 कवियों का, लेखकों का परिचय मिलता है। और इसकी रचना 1929 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1929 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास को हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में भी लिखा था। यह भी एक जानकारी रखनी चाहिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसको हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में भी इन्होंने लिखा था। ठीक है, चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। इसमें लगभग 1000 कवियों लेखकों का जिक्र है। हाँ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है ना? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इसकी रचना 1939 ईस्वी में हुई। हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास लिखा गया, इसकी रचना 1939 ईस्वी में हुई। इसमें वर्मा जी ने साहित्य को सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों में देखने पर जोर दिया है। समझे ना? चलिए इसके बाद का प्रश्न संख्या 9, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? उत्तर लिखा हुआ है। दरअसल एक एक पंक्ति का यह प्रश्न उत्तर है ही। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ, 1940 में। यह भारतीयों के इतिहास, संस्कृति, मूल्यों और अन्य सभ्यताओं के साथ उनके संबंधों को दर्शाता है। इस साहित्य की यह विशेषता है। चलिए, हिंदी काव्य धारा की रचना कब हुई? उत्तर सामने है, 1945 ईस्वी, है ना? हिंदी काव्य धारा की रचना 1945 ईस्वी में हुई। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा यह लिखा गया। यह ग्रंथ अपभ्रंश काव्य साहित्य का एक महत्वपूर्ण संकलन है। हिंदी काव्य धारा। कौन है इसके रचयिता? आचार्य राहुल सांकृत्यायन। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का अतीत कितने भागों में प्रकाशित है? 2 भागों में। हिंदी साहित्य का अतीत 1960 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सन 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये जानकारी हम प्राप्त करें।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? गणपति चंद्रगुप्त ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है, और इसकी रचना 1929 ईस्वी में ही हुई थी। ठीक है, 1929 ईस्वी, 1929। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का क्या नाम है? तो इसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा यह संपादित है, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें 25 अलग अलग लेखकों का योगदान है और आप समझ लें कि इसमें 25 अध्याय हैं, 25। अगला प्रश्न है, आधुनिक साहित्य की रचना किसने की? आधुनिक साहित्य की रचना किसने की? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने की। इन्होंने साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन भी किया और प्राचीन साहित्य, इतिहास, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का भी गहन अध्ययन किया। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, यह किसका कथन है? कथन पूछता है परीक्षाओं में कि किस विद्वान की यह पंक्ति है, किसकी उक्ति है, किसका कथन है। तो यह कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ये हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक भी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा कहां की देन है? तो हिंदी भाषा ईरान की देन है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के शब्द सिंधु से मानी जाती है। सिंधु नदी आपने नाम सुना होगा। यह शब्द ईरानी में जाकर हिंदू, हिंदी और फिर हिंद हो गया। ईरान की भाषा फारसी है तथा फारसी में स को ह बोला जाता है, तो सिंधी से हिंदी, हिंदी से हिंदी शब्द बना। अब हर भाषा की अलग अलग धाराएं होती हैं, तो समझ लीजिए कि ईरान में फारसी भाषा बोली जाती है, तो फारसी में क्या कहा जाता है? एक मिनट, हाँ आ गया। प्रश्न संख्या 17। तो फारसी भाषा की खासियत है कि स को ह कहा जाता है, तो सिंधी से हिंदी शब्द बना। चलिए अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस पद्धति में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? तो साहित्य लेखन की पद्धतियां होती है। जिन विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो उन्होंने किस पद्धति का सहारा लिया, इसकी चर्चा आवश्यक है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस पद्धति में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? तो यह पद्धति है कालानुक्रम पद्धति, है ना? कालानुक्रम पद्धति है यह दूसरे प्रश्न में आ गया, इसको हटाते हैं। हाँ, कालानुक्रम पद्धति। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कालानुक्रम पद्धति में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। कालानुक्रम पद्धति में क्या होता है, क्या हुआ था? कवियों की जन्म तिथि को आधार बनाया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने
11 कालखंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया। यह जानकारी आवश्यक है कि कितने कालखंडों में जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य को विभाजित किया, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा, तो 11 कालखंडों में। चलिए आगे। वैज्ञानिक पद्धति में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने वैज्ञानिक पद्धति में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। वैज्ञानिक पद्धति क्या है जी? यह क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित पद्धति है। इस पद्धति पर कार्ल मार्क्स का प्रभाव था। कभी कभी प्रश्न आता है कि वैज्ञानिक पद्धति पर किस विद्वान का प्रभाव था, पाश्चात्य विद्वान का, तो कार्ल मार्क्स का नाम लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन में किस पद्धति को अपनाया? तो आचार्य शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति को अपनाया। पाश्चात्य विद्वान तेन विधेयवादी पद्धति के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने क्षण, जाति, वातावरण एवं कार्य कारण संबंध को महत्व दिया। इस पद्धति में युगीन प्रवृत्तियों को महत्व दिया जाता है तथा इसके आधार पर ही काल विभाजन एवं नामकरण किया जाता है। यह है विधेयवादी पद्धति। अगला प्रश्न, भक्तमाल के रचयिता कौन थे? तो भक्तमाल के रचयिता नाभादास थे और इसकी रचना 1585 ईस्वी मानी जाती है। ब्रज भाषा में यह लिखा गया। इसमें लगभग 200 कवियों का परिचय उपलब्ध है तथा 316 छप्पयों में यह विरचित है। इसमें कितने छप्पे हैं? 316। कितने कवियों का परिचय मिलता है भक्तमाल में? 200 कवियों का परिचय इसमें मिलता है। चलिए, नाभादास ने अपने ग्रंथ का सुमेरु किसे कहा है? नाभादास ने अपने ग्रंथ का सुमेरु किसे कहा है? तो तुलसीदास को कहा है। तुलसीदास का नाम आप सबने सुना है। इन्होंने राम भक्ति को अपने जीवन का केंद्र बनाया था। इन्हें ब्रज भाषा तथा अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वार्ता साहित्य के नाम से किस साहित्य को जाना जाता है? वार्ता साहित्य के नाम से किस साहित्य को जाना जाता है? तो 84 वैष्णवों की वार्ता, फिर 252 वैष्णवों की वार्ता। देखिए 84 वैष्णवों की वार्ता है और फिर 252 वैष्णवों की वार्ता है। और इसके जो रचयिता हैं वे गोकुलनाथ हैं। ठीक है। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों की चर्चा है इसमें। ठीक है। तो जो भी गोकुलनाथ जी ने लिखा 84 वैष्णवों की वार्ता, तो इसमें 84 शिष्यों की चर्चा है। और वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ के 252 वैष्णव भक्तों की चर्चा है। तो वह है 252 वैष्णवों की वार्ता। तो 252 वैष्णवों की वार्ता में वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ के 252 वैष्णव भक्तों की चर्चा है। और 84 वैष्णवों की वार्ता में वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों की चर्चा है। यह साहित्य गद्य विधा में लिखा गया है तथा इसकी भाषा ब्रज भाषा है। ठीक है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कालिदास हजारा के लेखक कौन हैं? कालिदास हजारा के लेखक कौन हैं? तो कालिदास हजारा के लेखक हैं कालिदास त्रिवेदी, और इसकी रचना 1718 ईस्वी में हुई। इसमें 212 कवियों के लगभग 1000 पद्य संकलित हैं इस रचना में। ठीक है, कालिदास हजारा में। चलिए अगला प्रश्न है, कविमाला किसकी कृति है? तो कविमाला जो है यह तुलसी की कृति है। एक मिनट, कविमाला जो है यह तुलसी की कृति है। हाँ, कविमाला किसकी कृति है? तो यह तुलसी की कृति है कविमाला। तुलसी, ये तुलसीदास से भिन्न कवि हैं, इसे तुलसीदास नहीं समझा जाएगा। ये जो तुलसी हैं तुलसीदास से भिन्न कवि हैं। इस ग्रंथ में 75 कवियों का परिचय उपलब्ध है। तुलसीदास ने कविमाला की रचना नहीं की, कविमाला की रचना तुल से नहीं की, और ये तुलसी तुलसीदास नहीं है, राम भक्त तुलसीदास से ये भिन्न हैं, अलग हैं, यही समझा जाए। चलिए इसके बाद का जो प्रश्न है, सार संग्रह किसके द्वारा विरचित है? तो सार संग्रह जो है वह प्रवीण कवि के द्वारा विरचित है, सार संग्रह। ठीक है, उसके बाद देखिए जो प्रश्न संख्या 26 है, तो प्रवीण कवि की चर्चा हमने की थी, चूंकि ये सार संग्रह के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, सतकवि गिरा विलास, सतकवि गिरा विलास किसकी रचना है? तो यह रचना जो है बलदेव बघेलखंडी, इनका नाम है बलदेव बघेलखंडी, इनकी रचना है सतकवि गिरा विलास, और इसकी रचना 1746 ईस्वी में हुई, 1746 में। इसमें 17 कवियों का उल्लेख है, इसमें 17 कवियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की चर्चा है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्रुवदास विरचित हिंदी साहित्य का क्या नाम है? ध्रुवदास द्वारा विरचित हिंदी साहित्य का क्या नाम है? देखा जाए, उत्तर लिखा हुआ है भक्त नामावली, भक्त नामावली है। इसमें 116 कवियों का वर्णन है। ऐसा हिंदी साहित्य के इतिहास में उल्लिखित है कि ध्रुवदास द्वारा विरचित जो हिंदी साहित्य है भक्त नामावली, उसमें 116 कवियों का वर्णन है। अगला प्रश्न, मूल गोसाई चरित किसकी रचना है? तो मूल गोसाई चरित बेनीमाधव दास की रचना है। मूल गोसाई चरित में तुलसीदास के जीवन और उनकी कृतियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, आचार्य शुक्ल ने साहित्य के संबंध में क्या कहा है? आचार्य शुक्ल मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के संबंध में क्या कहा है? प्रत्येक देश का साहित्य
वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण कथन है और कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का वर्णन कितने भागों में वर्णित है? तो देखें आप, 4 भागों में वर्णित है। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का वर्णन 4 भागों में वर्णित है। चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य एवं दरबारी काव्य। ठीक है, 4 भागों में वर्णित है। उसके बाद देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने बड़ा कवि वृत्त संग्रह किसे कहा है? बड़ा कवि वृत्त संग्रह आचार्य शुक्ल ने किसे कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के हिंदी साहित्य को। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं, काल विभाजन की दृष्टि से सर्वप्रथम उल्लेखनीय प्रयास किसका है? तो काल विभाजन की दृष्टि से सर्वप्रथम उल्लेखनीय प्रयास आचार्य शुक्ल का है। ठीक है, आचार्य शुक्ल सर्वप्रथम उल्लेखनीय प्रयास अगर माना जाए तो इन्हीं का है। आगे देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया है? तो 4 कालखंडों में विभाजित किया है। वीरगाथा काल, विक्रम संवत 1050 से 1375 तक। पूर्व मध्य काल 1375 से 1700 तक। उत्तर मध्य काल 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल 1900 से लेकर अब तक। अभी आधुनिक काल चल ही रहा है। तो साहित्य में विक्रम संवत की चर्चा होती है। ईसवी सन अगर आपको निकालना हो तो विक्रम संवत में 57 साल घटा दीजिए। जैसे विक्रम संवत 1050 है तो उसमें से 57 साल 57 कम कर दीजिए, ईसवी निकल जाएगी। यही तरीका है। उसी तरह से ईसवी सन अगर है, सन है, तो विक्रम संवत निकालना है तो उसमें 57 साल जोड़ दीजिए तो विक्रम संवत निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकाल को मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया? तो आदिकाल को मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया? देखिए, आरंभिक काल। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा। इन्होंने इस काल को हिंदी साहित्य के विकास का शुरुआती चरण माना था। इस समय विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियों का विकास हो रहा था, इसलिए आरंभिक काल कहा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा। इस काल की रचनाओं में वीरता, युद्ध और राजाओं के पराक्रम का वर्णन प्रधानता से मिलता है। शुक्ल जी ने 12 प्रमुख रचनाओं को आधार मानकर इसका नामकरण किया था। प्रमाण के तौर पर इन्होंने 12 वीर रसात्मक रचनाओं को प्रस्तुत किया था और उस आधार पर आदिकाल का नामकरण इन्होंने वीरगाथा काल किया। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा राहुल सांकृत्यायन ने। इस काल की 2 प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां थी, सिद्धों की वाणी
और सामंतों की स्तुति। देखिए, सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुति, इसलिए राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा? देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल कहा। यह हिंदी साहित्य के इतिहास का संक्रमण काल था, जहां अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का विकास हो रहा था। संभवतः इसलिए इन्होंने ऐसा नामकरण किया। आगे देखते हैं। आदिकाल को बीज वपन काल, बीज वपन काल किसने माना है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने बीज वपन काल कहा। बीज वपन काल, इस काल में हिंदी साहित्य की नींव रखी गई थी और आगे चलकर साहित्य के विकास के लिए बीज बोए गए थे। यही कारण था कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा। अब आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? बहुत बार परीक्षाओं में यह आ चुका है। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा। इस काल में हिंदी भाषा का विकास हो रहा था और साहित्य की नींव पड़ रही थी। तो जब हिंदी साहित्य का अभी अभी विकास हो रहा था, तो इन्होंने कहा कि इसका नाम वीर गाथा काल न रखकर आदिकाल रखा जाए, आदिकाल कहा जाए, वह सबसे उपयुक्त होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल को आधार काल की संज्ञा किसने दी? आदिकाल को आधार काल की संज्ञा किसने दी? तो मोहन अवस्थी ने, है ना। देखिए, ये पूरा ही आ गया उसमें, इसको यहां से डिलीट करते हैं। हाँ, मोहन अवस्थी नाम आता है। एक मिनट, हम जुड़ रहे हैं। हाँ, मोहन अवस्थी, ठीक। इन्होंने क्या कहा? आदिकाल को आधार काल कहा। इस काल की रचनाएं भविष्य के साहित्य के लिए एक आधार बनी। इन रचनाओं ने बाद के कवियों व लेखकों को साहित्य रचना के लिए प्रेरित किया, इसलिए आदिकाल को इन्होंने आधार काल की संज्ञा दी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? तो आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा ने। देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा ने कहा। क्या कहा? अपभ्रंश काल। इस काल की प्रमुख भाषा अपभ्रंश थी, जो कि प्राकृत से विकसित हुई एक मध्यकालीन भारतीय अरबी फारसी भाषा है ना। यह प्राचीन से ही विकसित है और भारतीय अरबी फारसी भाषा है। तो हम मानते हैं कि इन्होंने अपनी समझ से नाम रखा अपभ्रंश काल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा ने। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को क्या कहा? तो इन्होंने आदिकाल को वीर काल कहा। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को क्या कहा? तो वीर काल कहा। इस काल को वीर काल कहना इसकी साहित्यिक प्रवृत्ति और रचनाओं की विषय वस्तु को दर्शाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा। तो वीर गाथा काल वीर काल में कुछ खास अंतर नहीं पता चलता है, लेकिन किस विद्वान ने क्या नामकरण किया ये महत्व रखता है।
परीक्षा से यही संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास किसका है? तो हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास किसका है? अज्ञेय का है। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। देखते हैं अगले प्रश्न को। तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां के लेखक कौन हैं? आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां के लेखक हैं नामवर सिंह। ठीक है, नामवर सिंह इसके लेखक हैं। इसमें छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद शामिल है। लेखक ने इन प्रवृत्तियों को समाज के विशेष परिवेश से जोड़ा और वाद विवाद के बजाय उन्हें साहित्यिक विकास के रूप में प्रस्तुत किया। यह इनकी खूबी है नामवर सिंह की। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की कहानी के लेखक कौन हैं? प्रभाकर माचवे। छाता एक निबंध इनका बहुत प्रसिद्ध है, प्रभाकर माचवे का। चलिए तो हिंदी साहित्य की कहानी के लेखक हैं प्रभाकर माचवे। वे एक संवेदनशील और बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, जिन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट योगदान दिया। अगला प्रश्न, आधुनिक साहित्य के लेखक कौन हैं? तो आधुनिक साहित्य के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। आधुनिक साहित्य के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। उसके बाद देखिए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? यह प्रश्न भी कई परीक्षाओं में आ चुका है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है बच्चन सिंह ने। यह पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को आधार बनाकर हिंदी साहित्य के इतिहास को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है यह रचना। ठीक है, बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? तो बच्चन सिंह ने। तो इस रचना की क्या खासियत रही? यह पुस्तक रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको आधार बना करके लिखा गया एक नए दृष्टिकोण के साथ। चलिए, हिंदुस्तानी के स्थान पर सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो गिल क्राइस्ट ने। ठीक है, गिल क्राइस्ट ने किया था। गिल क्राइस्ट का नाम आता है। हिंदुस्तानी के स्थान पर सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग किसी ने किया? तो गिल क्राइस्ट ने। इसने 18वीं शताब्दी के अंत में हिंदुस्तानी भाषा के अध्ययन और मानकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये इनकी विशेषता है। आगे देखते हैं, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो उत्तर देखिए, लल्लू लाल जी हैं, है ना। ये एक शिक्षाविद, लेखक और अनुवादक थे। प्रेम सागर इनकी प्रसिद्ध रचना है। प्रायः परीक्षाओं में जब रचनाकार पूछा जाता है तो यह पूछा जाता है कि प्रेम सागर जो है उसके रचयिता कौन है? तो लल्लू लाल जी। ठीक है, आगे देखिए, यह अंतिम प्रश्न है इस सत्र का। हिंदी का प्रथम गीतकार किसे माना जाता है? तो विद्यापति। हिंदी का प्रथम गीतकार जो है वह विद्यापति को माना जाता है।
विद्यापति का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के विस्फी नामक ग्राम में हुआ था। ये श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, राज सिद्धांत, धर्मशास्त्र आदि के विशेषज्ञ थे। कुछ लोग इनकी रचनाओं को आधार बनाकर यह कहते हैं कि विद्यापति वैष्णव थे, कोई कहता था कि भाई शैव थे, कोई कहता था कि यह शैव थे, वैष्णव थे। तरह तरह की बातें होती थी विद्यापति के संबंध में, लेकिन वास्तविकता यह प्रतीत होती है कि ये सहज ही मानव धर्मी कवि थे। जीवन और जगत में जहां कहीं भी सौंदर्य मिला, कवि उसे अपनी रचना में बांधकर जन जन के कंठ का श्रृंगार बना दिया। सौंदर्य इनका दर्शन था, सौंदर्य इनकी दृष्टि और सौंदर्य ही इनका सब कुछ था। तो कोई वैष्णव माने, शैव माने, शाक्त माने, यह अलग बात थी। चलिए, प्रश्न तो यही है, हिंदी का प्रथम गीतकार किसे माना जाता है? प्रथम गीत लेखक भी पूछता है कि प्रथम गीत लेखक कौन थे? तो विद्यापति। आज सिर्फ इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए शुभ विदा।